सभी लोगों को नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स में। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को। और ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स के साथ हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से क्या क्या करना है आप लोगों को, फटाफट से अपनी एनसीईआरटी खोल लेनी है, साथ में रखनी है एक पेंसिल, और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं उसको साथ साथ में आपको अंडरलाइन करते रहना है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देखो, जब हम यहाँ पर आइडिया ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम क्या इसमें हम क्या समझेंगे। यहाँ पर बोला हुआ है कि जब हम आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस क्या कहता है, सोशल जस्टिस ऑल्सो कंसर्न्स द जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक मार्क कर लो। तो सोशल जस्टिस का आइडिया क्या है, सोशल जस्टिस में हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। चाहे वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नेशंस के बीच में हो, चाहे वो ग्रुप्स के बीच में हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स के बीच में ही क्यों ना हो, लेकिन सोसाइटी में जितने भी गुड्स है और जितनी भी सर्विसेज है उनको हम फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। अब वो तरीका क्या है फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का, यही सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने केवल एक अंडरस्टैंडिंग ली कि सोशल जस्टिस में फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ये बोला हुआ है कि इफ़ देर आर सम सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी। होता है ना कभी कभी, बहुत सारी सोसाइटीज़ में, इवन इंडियन सोसाइटी में भी बहुत सारी सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ है। तो क्या करना होगा, तो इसके लिए इन इक्वालिटीज़ को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी टू प्रोवाइड समथिंग लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन्स। ठीक है, सोशल जस्टिस में यही चीज़ हम करते हैं। ठीक है, तो टिक मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी प्रमोट द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस इन द सोसाइटी, तो यही एक तरीका है। क्या तरीका बताया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, वो क्या तरीके हैं वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर डील करेंगे, लेकिन हमें बस ये समझना है कि हमें जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, चाहे वो लैंड हो, ठीक है, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जितने भी ये सारे गुड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हमें सोसाइटी में एक फेयर तरीके से ट्रीट करना है ताकि सभी लोग एक लेवल पर आ जाए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाए सभी सिटीजन्स के लिए। इसका मतलब क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर हर व्यक्ति को एक बेसिक कंडीशंस ऑफ लाइफ मिल रही है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो केवल और केवल लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट कर देना, लोगों को इक्वली ट्रीट करना, केवल उससे काम नहीं बनेगा। क्या मतलब है इसका, अगर आप रिकॉल करो, इससे पिछली वीडियो में हमने 3 प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड करे जस्टिस के। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो भी हम लॉज बनाएंगे, जो भी हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, वो हम सभी लोगों के लिए इक्वल बनाएंगे। हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, रेस का हो, रिलीजन का हो। ये समझा था हम लोगों ने वहाँ पर। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि अगर आप ये कह रहे हो कि आप सभी लोगों को इक्वल तरीके से ट्रीट करोगे और सभी लोगों के लिए लॉज और पॉलिसीज सेम बनाओगे, केवल इससे काम नहीं चलेगा। उन लोगों को, हमें सभी लोगों को एक बेसिक इक्वालिटी ऑफ लाइफ कंडीशंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी देनी पड़ेगी। हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके पास बेसिक इक्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ठीक है, बेसिक इक्वालिटी ऑफ लाइफ कंडीशंस का मतलब रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ में अच्छी एजुकेशन भी चाहिए भाई, अच्छी हेल्थ भी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हमें देनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश करी, क्या चीज़ करी, कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी एंड इंश्योर दैट पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट दे हैव एक्सेस टू टेम्पल्स, जॉब्स एंड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक वाटर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, अबॉलिश कर दिया। कौन से आर्टिकल में,
कमेंट करना अगर आपको आर्टिकल याद है कि कौन से आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को बैन किया। तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल की वजह से हमने क्या किया, सोशल इक्वालिटी लेकर के आई, और जो लोअर कास्ट के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, चाहे टेम्पल एंट्री ना मिलना हो, चाहे जॉब्स ना मिल पाना हो, चाहे इवन बेसिक फैसिलिटीज़ में जो लाइक वाटर में भी जो उनको साफ़ पानी में या पूरी कम्युनिटी के पानी को एक तरीके से टच करने के लिए मना कर दिया जाता था उनको, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों ने क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और क्या किया हम लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करा, redistributing some of the important resources like land in a more fair way by instituting land reforms। ठीक है, अगर आपने पढ़ा भी हो ये चीज़, ये चीज़ शायद आपने पढ़ी भी होगी पहले, कि जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स चलाए, जिसमें हमने ज़मींदारी का अबॉलिशन किया, जिसमें हमने ये इंश्योर करा कि जिस व्यक्ति के पास, जिस टेनेंट के पास लैंड नहीं है उसको हम लैंड दें, ताकि वो लैंड का ऑनर बन सके, और जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस लैंड है उनसे लैंड लेकर हम उन लोगों को दें जिसके पास नहीं है। ये क्या होता है, ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों क्रिएट किया जाता है, रिकॉल करो, हमने यहाँ पर ये जो टिक मार्क मैंने करा है इसी चीज़ में यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग करी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन इसलिए किया जाता है ताकि सोसाइटी में एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ सके। ठीक है, समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, और सोशल जस्टिस में भी हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, ताकि सभी लोगों के पास एक बेसिक इक्वालिटी ऑफ लाइफ कंडीशंस और सभी लोगों के पास बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले। क्लियर हो गया, ये पैराग्राफ क्लियर है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। अब हमने ये तो समझ लिया इंपॉर्टेंस क्या है रीडिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन अभी भी एक डिबेट चलती है। क्या डिबेट चल रही है, डिबेट चल रही है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स। क्या तरीका होना चाहिए, तरीके पर अभी भी हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, अभी भी हम लोग तरीकों पर डिबेट करते हैं कि किस तरीके से हमें इक्वल एक्सेस देना चाहिए, एजुकेशन में सभी लोगों को इक्वल एक्सेस मिले, जॉब्स मिले सभी लोगों को, उसके तरीके क्या है, उस तरीके में डिबेट होती है। कैसे डिबेट होती है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमने क्या अडॉप्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन कर दिया। वी हैव रिजर्व द सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और वी हैव ऑल्सो डन द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, किया है दोनों जगह पर। तो इसके ऊपर डिबेट अभी भी हो रही है। क्या डिबेट हो रही है, वही अगेन अफर्मेटिव एक्शन वाली डिबेट आ जाती है। इक्वालिटी चैप्टर में भी हमने ये चीज़ पढ़ी, एंड इवन रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है जस्टिस का, उसमें भी हमने ये डिबेट पढ़ी कि जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की तो कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी है। ठीक है, तो ये डिबेट उसी के बारे में चलती रहती है कि क्या रिजर्वेशन होना चाहिए या रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरीके के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं ये तरीका अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये एक बहुत अच्छा तरीका है गैप को फुलफिल करने का बिटवीन द वन जो आज के टाइम में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए, उन लोगों के बीच में जिनके साथ सालों साल डिस्क्रिमिनेशन होता गया है ना। तो ये डिबेट चलती रहती है, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हमारी जिम्मेदारी क्या बन जाती है। As students of political theory, however, we should be able to calmly examine the issues involved in the terms of our understanding of the principles of justice। हमें बहुत आराम से, काम तरीके से अंडरस्टैंड करना है जो हमारी इश्यूज़ हैं प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग में जो इश्यूज़ हैं, हमें उनको बहुत आराम से समझना है। हमें बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट नहीं करना, ठीक है, लेकिन हमें वॉयलेंस नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें आराम से चीज़ों को समझना है, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, जो हम कर भी रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हमें एक थ्योरी दी गई है, और वो थ्योरी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है कि सोसाइटी में जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, कैसे हमारे डिसीजंस सभी लोगों के लिए फेयर होंगे, ये क्वेश्चन उठता है। तो इसी क्वेश्चन को एड्रेस किया है जॉन रॉल्स ने, और जॉन रॉल्स ने क्या दिया है, जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है। क्या कहती है वो थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये यहाँ पर मैंने एक लाइन है जो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, उसमें थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बताया गया है। तो क्या कहते हैं, रॉल्स हैज़ argued that there could indeed be a rational justification for acknowledging the need to provide help to the least privileged members of society। ये कह रहे हैं कि
रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक रैशनल जस्टिफिकेशन दिया है। रैशनैलिटी का मतलब है पूरे रीज़न के साथ जस्टिफिकेशन दिया है कि क्यों ज़रूरी है कि हम लीस्ट प्रिविलेज या डिसएडवांटेज्ड जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको हम मदद करें, क्यों उनके लिए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस करें, क्या ज़रूरत है, उसको बहुत रैशनल तरीके से उन्होंने समझाया है। तो क्या बोलते हैं वो, क्या है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, क्या क्या इसमें बताया गया है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस को आप इस तरीके से समझ लो कि ये टॉपिक आज आप अगर पहली बार पढ़ोगे तो ये टॉपिक बार बार आप लोग पढ़ते ही रहोगे, ठीक है। कैसे पढ़ते रहोगे, जब आप ग्रेजुएशन करोगे पॉलिटिकल साइंस में या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो यही चीज़ है, ये टॉपिक आपको हर बार पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए यहीं से चीज़ें अंडरस्टैंड कर लो, अपने बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लो कि जो जॉन रॉल्स की थ्योरी है उसके बेसिक्स क्या है, आपको यहाँ से बहुत आसानी मिलेगी, फिर बाद में हायर क्लासेस में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी आपको, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करते हैं और फटाफट से समझते हैं कि जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। देखो, शुरू करने से पहले कुछ एक दो चीज़ें बता देती हूँ, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो थोड़ी सी, इसको समझने में टाइम लगता है, क्योंकि ये नई थ्योरी है, पहली बात तो आप पहली बार इसको पढ़ोगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स भी लग सकती है, बट आई वुड ट्राई, मेरा प्रॉमिस यही रहेगा कि भाई जितना पॉसिबल हो सकता है, जितना सिंपल तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करी जा सकती है वो हम करेंगे। हो सकता है बीच में आपको एक दो चीज़ें ऐसा लगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, बट डोंट वरी अबाउट दैट। एक बार जब हम पूरा कवर कर लेंगे तो मैं दोबारा से समराइज़ करूँगी चीज़ों को, और आई वुड मेक इंश्योर कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए, जो इम्पॉर्टेंट है वो हर चीज़ आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। घबराना नहीं है किसी भी तरीके से कि यार ये क्या बोल दिया, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। हम एग्जाम्पल्स के साथ में चीज़ों को समझेंगे और बहुत आराम से समझेंगे और रिवाइज भी करेंगे। क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग हुई, करें शुरू, चलो ठीक है करते हैं। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, मैं रीड करती चलूँगी और फिर हम पहले मीनिंग समझेंगे और फिर एग्जाम्पल्स के साथ में चीज़ें करेंगे, तो साथ साथ में आपको क्लैरिटी आती जाएगी सही तरीके से कि क्या बोला गया है। क्या बोलते हैं यहाँ पर, इफ़ पीपल आर आस्क्ड टू चूज द काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच दे वुड लाइक टू लिव, then they are likely to choose the one in which rules and organizations of society allot them in a privileged position. अगर हम किसी से भी पूछते हैं कि भाई आपको कौन सी सोसाइटी में रहना है, किस प्रकार की सोसाइटी में रहना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि मुझे उस सोसाइटी में रहना है जहाँ पर मुझे एक प्रिविलेज्ड पोजीशन मिले। कोई ऐसी सोसाइटी में रहना चाहेगा क्या कि जहाँ पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जहाँ पर उसको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जहाँ पर उसके पास ना फूड है, ना एजुकेशन है, ना कुछ है, कोई रहना चाहेगा ऐसी सोसाइटी में? नहीं। हम लोग कैसी सोसाइटी चाहते हैं, हम लोग ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहाँ पर हमारा नाम हो, जहाँ पर हमारा फेम हो, जहाँ पर हमें रिस्पेक्ट मिले, जहाँ पर हमारे पास खूब सारी इनकम हो, खूब सारी वेल्थ हो। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? इसी को ही प्रिविलेज्ड पोजीशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर अब ये बोलते हैं कि अगर हमें एक ऐसी पोजीशन में डाल दिया जाता है जहाँ पर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या करनी है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, हमें सोसाइटी के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, तो उस सिचुएशन में हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? तो हम कैसे करेंगे, हम अपने इंटरेस्ट को देखते हुए करेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझो। अगर सपोज फार्मर है कोई, फार्मर को बोला जाए कि भैया बताइए आप किस प्रकार की सोसाइटी में रहना चाहेंगे, तो वो क्या बोलेंगे पता है? वो ये बोलेंगे कि भाई जो मैं सोसाइटी के लिए, अगर मुझे बोला गया है कि तुम रूल्स बनाओ और सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करो, तो मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाऊंगा जिसमें मुझे बहुत प्रिविलेज पोजीशन मिले। अपने इंटरेस्ट को वो आगे रखेंगे कि नहीं रखेंगे, खुद बताओ, ठीक है। कैसे रखेंगे आगे? वो बोलेंगे कि भाई देखो एमएसपी मिलना चाहिए, हमें सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, हमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, हमें फ्री वाटर मिलना चाहिए, और हमें कोई भी टैक्स हमारे ऊपर इम्पोज नहीं किया जाएगा। ऐसे रूल्स बनाएंगे। क्यों रूल्स बनाएंगे? क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब भी हमें बोला जाता है कि हम डिसीजन मेकिंग करें, तो सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल सबसे पहले ध्यान में रख करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। खुद बताओ, अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपको आपकी
क्लास के लिए रूल्स बनाने हैं, तो क्या आप कोई ऐसा रूल बनाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो? नहीं, आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के लिए काम करोगे। ठीक है, अगर कुछ बच्चों से पूछा जाए कि चलो भाई आप लोगों को डिसीजन मेकिंग करने के लिए छोड़ दिया हम लोगों ने खाली, आप बताओ कि जो आपकी क्लास है कैसे चलेगी, तो पता है कुछ बच्चे क्या बोलेंगे? कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्लास में ये होना चाहिए कि 3 दिन क्लास होनी चाहिए और 3 दिन जो है स्पोर्ट्स होना चाहिए, 3 दिन एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए होना चाहिए। इस तरीके से बोल देंगे, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पढ़ना तो पसंद नहीं है ना, स्पोर्ट्स वगैरह बाकी सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो कुछ इस तरीके से बोलेंगे। 3 दिन पढ़ाई करवा लो, 3 दिन जो है हमारी मौज मस्ती के लिए छोड़ दो। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? और कुछ बच्चे आकर के ये बोल सकते हैं, कुछ ऐसे रूल्स भी बना सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को इक्वल मार्क्स मिलेंगे। फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई कौन कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा, सभी को सेम मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है वो ऐसे रूल्स बनाएंगे। समझ पा रहे हो? ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्यों ले रहे हैं? हम लोग ये बताने के लिए ले रहे हैं कि अगर हमें बोला जाता है कि हम डिसीजन मेकिंग करें, तो बीइंग अ ह्यूमन हम अपने इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, फिर क्या उठाते हैं क्वेश्चन, रोल्स क्या उठाते हैं? हाउ डू वी रीच अ डिसीजन दैट वुड बी बोथ फेयर एंड जस्ट? अगर हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, अगर हर कोई अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करेगा, तो भाई सोसाइटी के लिए फेयर डिसीजन, जस्ट डिसीजन कैसे बनेंगे फिर? कैसे बन सकते हैं फिर? यही क्वेश्चन का आंसर इस पूरी थ्योरी में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेन क्वेश्चन है जो जॉन रॉल्स उठाते हैं, और इसी का ही आंसर थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंतर्गत दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लो। और क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में? आपके पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आपके पेरेंट्स को बोला जाए सपोज कि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, तो पेरेंट्स पता है क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे? पेरेंट्स ऐसे रूल्स बनाएंगे, ऐसे लॉज बनाएंगे जिनमें उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? है ना, वही सेम ह्यूमन टेंडेंसी कि अपने इंटरेस्ट को सबसे पहले रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या उठता है भाई? क्वेश्चन ये उठता है कि फेयर और जस्ट रूल्स कैसे बनाएंगे सोसाइटी में, जस्टिस कैसे लेकर के आएंगे सोसाइटी में, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैसे करेंगे, फिर क्या तरीका हो सकता है? ये तरीका ही जॉन रॉल्स की थ्योरी में आता है। क्या तरीका है वो? तो वो सबसे पहले एक चीज़ बोलते हैं, वो बोलते हैं ओनली वे वी कैन अराइव एट अ फेयर एंड जस्ट रूल इज इफ we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make decisions about how society should be organized, although we do not know which position we would ourselves occupy in that society. क्या बोल रहा है? ये जो पूरा आइडिया है ना, इस पूरे आइडिया को उन्होंने एक टर्म दिया है। ठीक है, क्या टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी होती है वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस को इस तरीके से समझो, ये जो पूरी लाइन यहाँ पर दी हुई है उसका मीनिंग ही वेल ऑफ इग्नोरेंस है। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस को समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या होता है? वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है एक वेल का मतलब होता है पर्दा, और पर्दे में क्या है? यहाँ पर जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि हमें समझ नहीं है, हम कंप्लीटली अनअवेयर्ड है हमारे बारे में। ठीक है, तो वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है? वेल ऑफ इग्नोरेंस की यहाँ पर ये पूरी डेफिनेशन दी हुई है, जो मैंने अभी ये जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं इस लाइन को रीड करती हूँ, आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वेल ऑफ इग्नोरेंस क्या है। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है इट इज़ कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट आर पॉसिबल पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है कि जब हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि हमारी पॉसिबल पोजीशन क्या होगी, हमारी पॉसिबल स्टेटस क्या होगी उस सोसाइटी में, जिस सोसाइटी के लिए हम लोग रूल्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पर दोबारा से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर अब तक चीज़ें समझ में नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम समझेंगे, समझ करके ही छोड़ेंगे आज किसी भी हालत में। इस रॉल्स थ्योरी को समझ करके ही छोड़ना है। ठीक है, ये डिसीजन है हम लोगों का, हम लोगों को ये पक्का करना है कि भाई मुझे जानना है तो जानना है। देखो आराम से समझना, जब यहाँ पर ये बोल रहे हैं, हम लोगों ने देख लिया कि हमें जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं वो कैसे करते हैं, अपने इंटरेस्ट को देख करके करते हैं। अपने इंटरेस्ट को इसलिए देख रहे हैं ना क्योंकि हमें पता है कि भाई हम पेरेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम एक फार्मर है, हमें पता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, हमें पता है कि मेरी पोजीशन सोसाइटी में क्या है।
अगर हमें यही पता ना हो कि हम जिस सोसाइटी के लिए रूल्स बना रहे हैं वहाँ पर हम कौन सी पोजीशन में होंगे, हम फार्मर होंगे कि हम पेरेंट्स होंगे कि हम ब्यूरोक्रेट होंगे कि हम एक विमेन होंगे, अगर हमें यही पता ना हो तो इसी चीज़ को वो वेल ऑफ इग्नोरेंस कहते हैं। और वो ये कहते हैं कि जब हम एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में होंगे, जब हमें नहीं पता होगा कि हम कौन सी पोजीशन में सोसाइटी में होंगे, तब तब जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो हम अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके करेंगे। और वो जो उस कंडीशन में जो डिसीजन मेकिंग बनेगी वो डिसीजन होंगे फेयर डिसीजन, वो डिसीजन होंगे जस्ट डिसीजन। ठीक है, इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी पोजीशन क्या है, हम एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में हैं, हम एक इग्नोरेंस के पर्दे में हैं। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो एक हमारे सामने पर्दा लगा हुआ है और हम उस पर्दे के पीछे बैठे हैं। हमें नहीं पता कि पर्दे के आगे जो सोसाइटी है वो कैसी है, उस सोसाइटी में हमें कौन सी पोजीशन मिलेगी, हमें नहीं पता। तो अब इस कंडीशन में जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, वो सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, अब जब हम ये कह रहे हैं कि हमें पोजीशन नहीं पता अपनी, कि हम सोसाइटी में जब जाएंगे जिसके लिए हम लॉज बना रहे हैं उसमें हमारी क्या पोजीशन होगी, तो वो कौन कौन सी पोजीशन नहीं पता। तो ये कह रहे हैं, मैं अब रीड कर रही हूँ आपके जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है हाईलाइटेड पोर्शन येलो कलर से, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बॉर्न इन। हमें नहीं पता हम कौन से परिवार में जन्म ले सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, वी कैन ऑल्सो बी इन द अपर कास्ट, वी कैन ऑल्सो बी इन द लोअर कास्ट फैमिली, हमें नहीं पता। अभी तो हम पर्दे के पीछे हैं, पर्दा अभी हटा ही नहीं है। तो हम अपर कास्ट में भी हो सकते हैं, हम लोअर कास्ट में भी हो सकते हैं, हम रिच भी हो सकते हैं, हम पुअर भी हो सकते हैं, हम प्रिविलेज भी हो सकते हैं, हम डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि भाई हम क्या पोजीशन हमारी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर ये बोलते हैं, वी विल बी लाइकली टू सपोर्ट अ डिसीजन अबाउट रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट फ्यूचर सोसाइटी विच वुड बी फेयर फॉर ऑल द मेंबर्स। अब इस कंडीशन में जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, जो हम रूल्स बनाएंगे, जिस तरीके से हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करेंगे ना, वो क्या होगी, वो सभी लोगों के लिए फेयर होगी। ठीक है, वो क्या होगी, वो रूल्स जो हम इस कंडीशन में बनाएंगे, एक पर्दे के पीछे होकर के बनाएंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस में होकर के बनाएंगे, वो कंडीशंस, वो डिसीजन सभी लोगों के लिए फेयर होंगे। अब आप सोच सकते हो कि कैसे फेयर होंगे। ठीक है, इसका आंसर तो अभी क्लियरली मिला ही नहीं है। कैसे फेयर होंगे इसका आंसर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलता है। कैसे और क्यों वो जो डिसीजन हम उस कंडीशन में बनाएंगे वो फेयर होंगे, तो मैं रीड करती हूँ, आप अंडरस्टैंड करते चलिएगा साथ साथ में। Since no one knows who he would be and what is going to benefit him, each will envisage the future society from the point of view of the worst of. क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कौन होंगे, गरीब होंगे, अमीर होंगे, अपर कास्ट से होंगे, लोअर कास्ट से होंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें क्या बेनिफिट करेगा। ठीक है ना, हमें नहीं पता कि हम प्रिविलेज में होंगे या अंडर प्रिविलेज होंगे। तो अब जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे ना, वो वर्स्ट ऑफ के पर्सपेक्टिव से करेंगे। किन को ध्यान में रखते हुए करेंगे, अब जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो डिसएडवांटेज लोगों को ध्यान में रखते हुए करेंगे, वो वर्स्ट ऑफ लोगों के पर्सपेक्टिव से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसको और डिटेल में समझते हैं, इसी पैराग्राफ में चीज़ें दी हुई है। क्यों हम लोग वर्स्ट ऑफ के तरीके से सोचेंगे, क्यों हम ये सोचेंगे कि हम गरीब परिवार के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे चीज़ों को, क्यों सोचेंगे ऐसा। तो क्या कहते हैं, अगर हम लोग प्रिविलेज में बॉर्न हो जाते हैं, हम लोग अमीर हैं, ठीक है, हम लोग प्रिविलेज में बॉर्न हो गए, तो क्या मिलेगा, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम लोगों को स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, हमारे पास एजुकेशन भी है, हमारे पास अच्छी जॉब भी है, हमारे पास स्किल भी है, सब कुछ है हमारे पास। कब, अगर हम प्रिविलेज पोजीशन में बॉर्न हो जाते हैं, सपोज अपर कास्ट में बॉर्न हो गए, ठीक है, या सपोज एक अच्छी कंट्री में बॉर्न हो गए। ठीक है, इस तरीके से अगर हमारी प्रिविलेज हो जाती है, बहुत अच्छे वेल्दी फैमिली में अगर हम लोग बोर्न हो जाते हैं, तो हम प्रिविलेज पोजीशन में हो गए, बढ़िया बात है। लेकिन क्या होगा अगर हमारा मिसफॉर्च्यून हो जाता है और हम एक डिसएडवांटेज सोसाइटी में पैदा हो जाते हैं, अगर हम एक गरीब परिवार में पैदा हो जाते हैं, अगर हमारे साथ हम एक लोअर कास्ट फैमिली में पैदा हो जाते हैं, तब क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ,
It would make sense for each person acting in his or her own interest to try to think of the rules of organization that would ensure reasonable opportunities to the weaker sections. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये मेरे इंटरेस्ट में ही है, ये मेरे इंटरेस्ट में ही है कि मुझे जब मैं रूल्स बनाऊंगा या जब हम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे अपनी सोसाइटी की, तो हम वर्स्ट ऑफ के तरीके से सोचें, हम डिसएडवांटेज या उन गरीब लोगों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचें, उनको ध्यान में रखते हुए अपने रूल्स बनाएं, क्योंकि तब जा कर के अगर हम रूल्स बनाएंगे तो हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि जो गरीब व्यक्ति है, जो डिसएडवांटेज व्यक्ति है, कम से कम उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही है। कौन सी रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट ये शब्द है, मैंने टिक मार्क करा हुआ है तो साथ में आप भी टिक मार्क कर लीजिए। रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है? रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, ये सारी चीज़ें सभी लोगों को मिलनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? अगर मैं समराइज़ करूँ, उसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हम गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग इसीलिए करेंगे क्योंकि अगर हम प्रिविलेज पोजीशन में हुए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन अगर हमारा मिसफॉर्च्यून हो जाता है, अगर हम गरीब परिवार में पैदा हो जाते हैं, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा ना कि इवन दो हम गरीब परिवार में पैदा हुए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें गरीब परिवार में भी पैदा होने के बावजूद भी हमें कुछ रीजनेबल कंडीशन देनी पड़ेगी उन लोगों को कि नहीं देनी पड़ेगी, है ना? हमें उनको ये शिक्षा देनी पड़ेगी, हमें उन लोगों को हेल्थ देना पड़ेगा, शेल्टर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हमें क्या सोचना है? हमें ये सोचना है कि हम गरीब परिवार में पैदा हो सकते हैं, तो हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे? हम फिर डिसीजन मेकिंग इस चीज़ में ध्यान रखते हुए करेंगे कि हमें गरीब लोगों का इंटरेस्ट भी देखना है। ठीक है, हमें उनको, अगर हम उनको कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, ना उनको एजुकेशन मिलेगी, ना उनको हेल्थ मिलेगी। और अगर हम इन ऐसे डिसीजन मेकिंग करते हैं जिसमें हम वर्स्ट ऑफ के पर्सपेक्टिव को नहीं देख रहे हैं, तो क्या होगा? हम अगर उनके परिवार में आकर पैदा हो जाते हैं, उस सोसाइटी में हमें अगर एक पुअर की पोजीशन मिल जाती है, तो फिर हम अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे? इसीलिए हमें उनके पर्सपेक्टिव से, हमें वर्स्ट ऑफ के तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बहुत आराम से चीज़ों को समझाया है और बार बार चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, अलग अलग तरीके से वही चीज़ बार बार समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अभी भी अगर समझ में नहीं आए ना तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हम उस एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है? देखो, मैंने यहाँ पर ये दो पर्टिकुलर बॉक्स बनाए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, वर्स्ट ऑफ और प्रिविलेज्ड पोजिशन, इसको हम समझेंगे इस पर्टिकुलर दो एग्जाम्पल से। सपोज, आराम से समझना, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे। 4 व्यक्ति है जिसमें से आप एक हो। ठीक है, अब चारों को क्या हुआ है कि 4 व्यक्ति है। अब पहली कंडीशन में जो फर्स्ट डायग्राम है, उस कंडीशन में क्या है कि आप एक प्रिविलेज पोजीशन में हो। ठीक है, आप एक प्रिविलेज पोजीशन में हो। आपकी प्रिविलेज पोजीशन क्या है? आपको बोला गया है कि आप केक को इस तरीके से काटो। ठीक है, मतलब आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप केक को काट दो और काटने के बाद अपना हिस्सा पहले लोगे तुम, बाकी 3 लोग तुम्हारे बाद लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर होगी? केक काटना है और अपना हिस्सा ले लेना है, सिंपल है बहुत। ठीक है, तो क्या करेंगे हम बहुत दिमाग लगाएंगे। ठीक है, हम लोग चालाक होते हैं ना, केक पसंद है तो भाई हम चालाक है, तो हम क्या करेंगे? मुझे पता है कि भाई पहला नंबर मेरा आने वाला है, तो हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा बड़ा हिस्सा काटेंगे। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइटेड पोर्शन है, मैं उतना काट लूँगी। ठीक है, हम सभी लोग इतना काट लेंगे क्योंकि हम प्रिविलेज पोजीशन में हैं, और प्रिविलेज पोजीशन का मतलब क्या है कि पहली चांस मेरी है केक का पीस उठाने की। तो हमने आधा काटा, बाकी 3 लोगों को 3 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया, अपना बड़ा वाला हिस्सा लेकर के मज़े कर लिए। ठीक है, ये क्या हुई? ये तो होगी प्रिविलेज पोजीशन। ठीक है, समझ गए? इतना अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर कर ली। अब दूसरी वाली आते हैं। अब हमें सोचना है वर्स्ट ऑफ के तरीके से। जब हम वर्स्ट ऑफ की बात करते हैं, उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अब हम प्रिविलेज पोजीशन में नहीं हैं, अब हम हैं वर्स्ट ऑफ से। वर्स्ट ऑफ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि अगर हमें ये बोला गया है कि हमें केक काटना तो है, हमें डिसीजन मेकिंग करनी तो है सोसाइटी के लिए, लेकिन तुम सबसे आखिरी में अपना पीस उठाओगे, बाकी 3 लोग तुमसे पहले पीस उठाएंगे। समझ गए कंडीशन क्या है? तो अब क्या करेंगे? अब भी हम लोग बहुत दिमाग लगाएंगे, बहुत रैशनली सोचेंगे चीज़ों को कि यार कैसे काटूँ कि मेरा नुकसान ना हो, मेरे को जो पीस मिले वो बहुत कम ना हो, बहुत छोटा ना हो। सोचेंगे कि नहीं? रैशनली थिंक करेंगे।
तो क्या सोचेंगे, अंत में दिमाग में ये आएगा, यार 4 पीस में डिवाइड कर देता हूँ, इक्वल पीस में डिवाइड कर देता हूँ, कि भले ही मुझे वर्स्ट ऑफ पोजीशन मिले, मुझे सबसे आखिरी में उठाना पड़े केक, लेकिन वो केक ऐसा, केक का पीस वो इतना हो कम से कम कि मुझे फुलफिलिंग तो हो जाए कम से कम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 बराबर पीसेस में काट देंगे। बाकी 3 लोगों ने पीसेस उठाए तो बराबर ही पीस उठाए और मुझे भी बराबर मिला, मेरे साथ भी अन्याय तो नहीं हुआ ना, है ना। ये हमने कैसे करा, रैशनल थिंकिंग के जरिए करा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि वर्स्ट ऑफ क्या होता है और प्रिविलेज पोजीशन क्या होती है। ठीक है, और हमने ये भी समझ लिया कि जब हम वर्स्ट ऑफ से देखेंगे तो क्यों हम अपने आप को एक ऐसी सोसाइटी के अंदर सोचेंगे कि हमें सोसाइटी के लिए रूल्स तो बनाने हैं, लेकिन हमें जो सबसे निचला व्यक्ति है, जो सबसे डिसएडवांटेज व्यक्ति है, हमें क्यों उसके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें पता नहीं है अगर हम उस डिसएडवांटेज पोजीशन में पैदा हुए तो क्या होगा। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा ना कि इवन डिसएडवांटेज व्यक्ति को भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यही यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, यही मोटी चीज़ है जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोला हम लोगों ने, अब तक हम लोगों ने वेल ऑफ इग्नोरेंस को समझ लिया कि हम पर्दे में हैं, हमें नहीं पता हमारी पोजीशन क्या है और हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, वर्स्ट ऑफ को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करेंगे ताकि सभी लोगों के लिए वो डिसीजन फेयर हो। ठीक है, अब और क्या क्या चीज़ें हैं, और कुछ डाउट्स भी है इन सब चीज़ों में, वो हम एक तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। क्या बोला हुआ है, द मेरिट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस पोजिशन इज दैट इट एक्सपेक्ट्स पीपल टू जस्ट बी देयर यूजुअल रैशनल सेल्व्स। मतलब क्या है कि जो एडवांटेज है, मेरिट का मतलब यहाँ पर होता है एडवांटेज। वेल ऑफ इग्नोरेंस या जो इग्नोरेंस का जो पर्दा है, जिसमें हमें नहीं पता कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमें नहीं पता कि हमारी जाति क्या है, हमें नहीं पता कि हमारी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो क्या है, क्या होने वाली है, क्या मिलने वाला है, हमें कुछ नहीं पता। हम केवल सोचने वाले व्यक्ति है, रैशनल सेल्फ से सोचते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें ये जो पोजीशन है ना, इस पर्टिकुलर पोजीशन में इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को भूल चुका है और केवल अपने जो यूजुअल रैशनल सेल्फ है, जो एक आम इंसान जितना तर्क कर सकता है, जितना जस्टिफाइड तरीके से सोच सकता है, हम वैसे ही सोचेंगे। और क्या बोला हुआ है, दे आर एक्सपेक्टेड टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड चूज व्हाट दे रिगार्ड टू बी इन देयर इंटरेस्ट। अब क्या करेंगे हम लोग इस पोजीशन में, हम चूज़ जो करेंगे वो ऐसा चूज़ करेंगे, हम जो ऐसे डिसीजन लेंगे वो ऐसा होगा कि जो हमारे इंटरेस्ट में हो। ठीक है, हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट ये है कि अगर हम प्रिविलेज पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं तो हमें साथ साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ तो मुझे ये भी डिसीजन मेकिंग करनी है कि हम गरीबों को भी ध्यान में रखें अपने डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हम उस कंडीशन में भी पैदा हो सकते हैं, हमें वो पोजीशन भी मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम उस तरीके से भी सोच रहे हैं। और क्या बोला हुआ है, और यहाँ पर बोला हुआ है कि द वेल ऑफ इग्नोरेंस, when they choose under the veil of ignorance they will find that it is in their interest to think from the position of worst of। वही बात बार बार बोली गई है, एक ही आइडिया है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस में हमें अपने सारी चीज़ों को भूल जाना होता है और हमें जब हम इस कंडीशन में जब डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम वर्स्ट ऑफ के डिसएडवांटेज व्यक्तियों के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, और क्या बोला हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये बोलते हैं कि देखो जो इमेजिन्ड वेल ऑफ इग्नोरेंस है ना, कि हम एक ऐसा पर्दा पहन रहे हैं जहाँ पर हमें कुछ नहीं पता और तब जा कर के हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग का। फेयर लॉ, फेयर पॉलिसी बनाने का सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल पर्सन्स विल नॉट ओनली सी द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्स्ट ऑफ, they will also try to ensure that the policies that they frame benefit the society as a whole। ठीक है, आपके दिमाग में आया होगा कि अगर हम वर्स्ट ऑफ के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये भी तो उठता है ना कि क्या हम केवल वर्स्ट ऑफ के पर्सपेक्टिव से ही सोचेंगे, क्या हम केवल अपने आप को एक डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ही सोचेंगे क्या? अगर हम ऐसे ही सोचेंगे तो फिर तो हमारे डिसीजन मेकिंग केवल उन लोगों के लिए होंगे, बाकी लोगों का क्या? और अगर बाकी लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो फिर ये जो हम डिसीजन मेकिंग करेंगे वो तो फेयर ही नहीं हो सकती, है ना। यही चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करी गई है कि देखो भाई, अगर हम रैशनल सेल्फ है, हम सोच समझ करके डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट में, है ना, तो हम केवल एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम केवल वर्स्ट ऑफ के डिसएडवांटेज के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, हम हमारी जो पॉलिसीज़ है वो ऐसी बनाएंगे कि वो बाकी सोसाइटी को भी मदद कर रही है। समझ गए? समझ में आ गया?
वर्स्ट ऑफ को इसीलिए देखना है क्योंकि उनकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, उनको हमें रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ दे देनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन साथ साथ में ये भी तो मत करना कि बाकी लोगों के इंटरेस्ट को आप ध्यान में ना रखो, है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप अगर प्रिविलेज सोसाइटी में सपोज पैदा हो गए और आप अगर कोई ऐसे पॉलिसीज़ या ऐसे रूल्स बना रहे हो जो प्रिविलेज सोसाइटी को वीकर सेक्शन में बना रही है, ठीक है, आप क्या है इसका मतलब? इसका मतलब इस पर्टिकुलर लाइन में दिया हुआ है कि देयर चूजन पॉलिसी डज नॉट ऑल्सो मेक दोज हु आर बेटर ऑफ वीकर। अगर आप बेटर ऑफ पोजीशन पे हो तो हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए ना कि आप बेटर ऑफ हो और आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम आपको दबाते जा रहे हैं और आपकी जो बेटर ऑफ पोजीशन है वो और ज़्यादा कमज़ोर करते हुए हम आपको वीकर सेक्शन बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पॉलिसी डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये होती है पॉलिसी। तो जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो कैसी करेंगे, ये फाइनल लाइन है जो हमारा एक तरीके से कंक्लूडिंग लाइन है, जो हम समझ सकते हैं कि अच्छा रॉल्स का फाइनल आइडिया क्या है। तो सबसे पहली लाइन, मतलब ये वैसे सबसे लास्ट लाइन है और ये फाइनल लाइन है, क्या कहते हैं? इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दैट सोसाइटी एज अ होल शुड बेनिफिट फ्रॉम द रूल्स एंड पॉलिसीज दैट आर डिसाइडेड एंड नॉट जस्ट एनी पर्टिकुलर सेक्शन। क्या बोलता है? ये बोलता है कि देखो ये सभी लोगों के इंटरेस्ट में होगा कि हमारी जो सोसाइटी है, जो हम रूल्स बना रहे हैं, जो हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो पूरी सोसाइटी एज अ होल के लिए बनाए, वो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करे, ना कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को, क्योंकि तभी वो जो डिसीजन मेकिंग होते हैं वो फेयर होते हैं। समझ में आ गया? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। तो हमने क्वेश्चन क्या उठाया था? जॉन रॉल्स किस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब किस क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं? वो क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि हाउ कैन वी इंश्योर कि द डिसीजन मेकिंग इन द सोसाइटी इज़ फेयर एंड जस्ट फॉर एवरी सेक्शन। कैसे हम ऐसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमारे डिसीजन सभी सेक्शंस के लिए फेयर भी हो और जस्ट भी हो। तो उसका उत्तर क्या मिला? उसका उत्तर ये मिला कि जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हमें सभी लोगों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचना है, केवल एक के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं सोचना है। हमारे डिसीजन कैसे होंगे, कौन से डिसीजन फेयर होंगे? वो डिसीजन फेयर होंगे जो सभी लोगों के, सभी सोसाइटी के सारे इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे। समझ में आ गया? ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, ये हमारा पूरा का पूरा कंक्लूजन था, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। और क्या बोला हुआ है? और ये बोला हुआ है कि रॉल्स आर्ग्यू करते हैं, क्या आर्ग्यू करते हैं? रैशनल थिंकिंग नॉट मोरालिटी कुड लीड अस to be fair and judge impartially regarding how to distribute the benefits and the burdens of the society। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि देखो हम यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ना, जो हम केक का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, केक का तो खैर एग्जाम्पल ही था, यहाँ पर मेन हमारा है डिसीजन मेकिंग का। तो जो हम डिसीजन मेकिंग जो कर रहे हैं ना, वो हम सोच समझ कर रहे हैं। ये एक बहुत रैशनल थिंकिंग वाला काम है, ये कोई मोरालिटी के लिए काम नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम चैरिटी का काम कर रहे हैं या नैतिकता के आधार पर बोल रहे हैं कि भाई देखो सोसाइटी में कुछ गरीब लोग होंगे और या फिर कुछ डिसएडवांटेज सेक्शंस होंगे तो उनकी भी मदद कर देनी चाहिए। ये इसीलिए नहीं कर रहे हैं हम लोग जस्ट बिकॉज कि हम मोरालिटी को फॉलो करते हैं, नहीं, हम बहुत सोच समझ करके कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ना, हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और उस सोसाइटी में हमारी पोजीशन क्या होगी हमें नहीं पता, ठीक है। अगर हम गरीब सिचुएशन में पैदा हो जाते हैं, डिसएडवांटेज सिचुएशन में पैदा हो जाते हैं, तो हम बहुत रैशनली सोच रहे हैं कि इवन दो हम डिसएडवांटेज पोजीशन में पैदा हो, लेकिन तब भी हमें रीज़नेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। और ये पूरी रैशनैलिटी के साथ में है, क्योंकि अगर रीज़नेबल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये कोई चैरिटी का काम नहीं है या फिर ये कोई जनरोसिटी, उदारता का काम नहीं है, ये बहुत सोच समझ करके काम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि जब भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हम रैशनल थिंकिंग, डिस्कशन के साथ, बातचीत के साथ, बहुत सोच समझ करके हर एक चीज़ का रीज़न देते हुए कर रहे हैं चीज़ों को, मोरालिटी के बेसिस में नहीं कर रहे हैं। तो पूरी रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इट इज़ बेस्ड अपॉन रैशनैलिटी, इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन मोरालिटी। नैतिकता पर आधारित नहीं है, ये रैशनैलिटी पर आधारित है। क्यों? हर चीज़ को सोच समझ करके कर रहे हैं। ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम सभी लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, और ये रैशनल है, ठीक है। ये जस्टिफाइड चीज़ है, ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि हमें सोसाइटी क्या बनानी है? जस्ट सोसाइटी बनानी है, हमें डिसीजंस को फेयर बनाना है। समझ में आ गया? अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हम दोबारा से एक बार, मैं बस 1-2 मिनट में और कंक्लूड कर देती हूँ चीज़ों को कि हमने क्या पढ़ा।
तो हमने जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस में हमने क्या अंडरस्टैंड करा कि ह्यूमन बींग्स सेल्फिश होते हैं। अगर उनको बोला जाएगा कि तुम्हें पता है तुम्हारी पोजीशन क्या होने वाली है सोसाइटी में और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन बनाओ, तो हम क्या डिसीजन मेकिंग करेंगे, ऐसे डिसीजन बनाएंगे जो केवल हमारे इंटरेस्ट को बेनिफिट करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने क्वेश्चन उठाया कि कैसे इस डिसीजन को हम फेयर बना सकते हैं, कैसे डिसीजन ले सकते हैं, कि कैसे ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जो सभी लोगों के लिए फेयर हो और जस्ट हो। फिर हमने बात करी वेल ऑफ इग्नोरेंस की, कि वेल ऑफ इग्नोरेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें रह करके, जिसके अंदर बैठकर हम अपने इंटरेस्ट को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। हमें नहीं पता हमारी क्या पोजीशन है, हम फार्मर है कि ट्राइबल है कि हम एक स्टूडेंट है, हमें कुछ नहीं पता। हम एक केवल सोचने समझने वाले एक सिंपल से व्यक्ति हैं। हम केवल ये समझते हैं कि हमें ऐसे डिसीजन मेकिंग करने हैं जो सभी लोगों के लिए बेनिफिट के लिए हो। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इस वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहते हुए जो हम पोजीशन बनाएंगे वो एक ऐसी पोजीशन होगी जो सभी लोगों के इंटरेस्ट के लिए होगी। क्योंकि हमें पता है कि जब हम जिस सोसाइटी के लिए हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उस सोसाइटी में हमें नहीं पता कि हम प्रिविलेज होंगे या हम अंडर प्रिविलेज होंगे, हमें नहीं पता। तो अगर हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा इंटरेस्ट और सभी लोगों का इंटरेस्ट फुलफिल हो, तो हम ये देखेंगे कि जो सोसाइटी में जो वर्स्ट ऑफ है, इवन उन लोगों को भी हम क्या दे रहे हैं, इवन उन लोगों को भी हम रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम केवल वर्स्ट ऑफ के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे? जी नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल वर्स्ट ऑफ के पर्सपेक्टिव से सोचें, बट जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम वर्स्ट ऑफ के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे, लेकिन हमारी पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जो सोसाइटी के बाकी अदर सेक्शंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली भी होगी। ठीक है, और क्या बोला हुआ है, इस तरीके से जब हम डिसीजन मेकिंग करेंगे कि सोसाइटी में रहने वाले सारे सेक्शंस उस रूल्स, उस पॉलिसी से बेनिफिट करे, तो वो डिसीजन फेयर होता है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि भाई फेयर डिसीजन मेकिंग कैसे करी जाती है, और उसका सबसे अच्छा आइडिया क्या है, जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें हम एक वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंतर्गत डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, आई होप जितना सिंपल तरीके से, जितना आराम से चीज़ें हो सकती थी, मैंने समझाने की कोशिश करी है। कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो हमें। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, यू कैन आस्क एंड जस्ट आप चीज़ें लिख सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, और कोई भी और अदर सजेशन हो तो आप वो भी लिख सकते हो। बाकी तब तक क्या करना है, तब तक इसी तरीके से आराम से पढ़ते रहना है चीज़ों को, और हम नेक्स्ट वीडियो भी करेंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, तब तक सभी लोगों को नमस्कार। और अगर आपको एफर्ट्स लगे हो कि हाँ भाई एफर्ट्स करे हैं, सो प्लीज़ डू रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोगों को नमस्कार।